हेलो फ्रेंड, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की 2021 की क्वेश्चंस, खास तौर से इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये परीक्षा आज हुई थी। और प्रीलिम पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चन सिर्फ हम यहाँ डील करेंगे। और सिर्फ इसको डील करने का मकसद यही है ताकि कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उसको सही सही उत्तर दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग स्टेट्स एंड रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ आपको मैचिंग करना है। तो मैचिंग करने से पहले अगर आपको देखिए यहाँ पर कोड दिया गया है, करेक्शन कोड दिया गया है। अगर हो सकता है यहाँ पर आपको सब कुछ नहीं मालूम हो, कम से कम इतना तो मालूम है कि नरेंद्र मोदी कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात के थे। उसके बाद आपको पता है कि HD देवगौड़ा जो थे वो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, और चरण सिंह जो थे वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। अगर इतना भी अगर आपको पता है और तो आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। और इसका सही उत्तर है, अगर आप देखें तो इसका सही उत्तर है डी जो है, आप देखिएगा तो ये इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किस तरह के जज अपॉइंट किए जा सकते हैं? ऑप्शन है एडहॉक जज, एडिशनल जज, और यहाँ कोड दिया गया है। तो एडहॉक जज जो होता है, एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं, और इनका आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 127 होता है। और एडिशनल जज जो होते हैं, एडिशनल जज हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है, और इनका आर्टिकल जो होता है वो 224 होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक और जज अपॉइंट किए जाते हैं जिनको कहा जाता है रिटायर्ड जजेस, और रिटायर्ड जजेस के लिए दिया गया है आर्टिकल 128। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कोड जो है सिर्फ आंसर 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो राइट आंसर इज ए। Which of the following central public sector enterprises does not fall under the category of महारत्ना? इसमें से कौन से जो है महारत्ना कैटेगरी में नहीं आते? आपको पता होगा कि 3 तरह के कैटेगरी होते हैं। एक महारत्ना होता है, उसके बाद नवरत्न है, और तीसरा होता है मिनी रत्न, उसको बोला जाता है। मिनी रत्न से पहले नवरत्न जाना पड़ता है, नवरत्न से फिर महारत्न जाना पड़ता है। तो इसमें से आप जो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे जो भी ऑप्शंस है, ये भी महारत्न कंपनी है, कोल इंडिया भी महारत्न कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी महारत्न कंपनी है। सिर्फ ऑयल इंडिया जो है वो नवरत्न कंपनी है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट इज को चेयर्ड बाय होम। ये जो कमेटी है, फाइनेंशियल कमेटी फॉर असेसमेंट, ये फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट कमेटी, ये 2006 में RBI ने इसे गठित किया था। यानी कि 2006 में एक कमेटी बनाया गया था, और उस वक्त इसके जो को चेयरमैन थे वो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI थे, और फाइनेंस सेक्रेटरी उस वक्त के जो थे वो इसके को चेयरमैन थे। On which date Ombudsman scheme for the non-banking financial companies 2018 was effectively introduced by RBI? RBI ने किस तारीख को Ombudsman स्कीम फॉर NBFC शुरू किया था? तो ये इंट्रोड्यूस करने का जो डेट है, ये है आपका, इसका डेट है 23 फरवरी 2018। 23 फरवरी 2018 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ स्टेटमेंट आपको पढ़ना होगा। पहला स्टेटमेंट जो है उसको गौर से पढ़िए आप लोग, कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू ऑडिट ऑल रिसिप्ट्स विच आर पेएबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी जाता है, पैसा जमा होता है, रिसिप्ट होता है, उसको ऑडिट करता है CAG। दूसरा स्टेटमेंट है कि CAG शैल हैव अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स और स्टॉक केप्ट इन एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन और ए स्टेट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अगर ऑप्शन अगर आपको देना होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ
नीति आयोग। नीति आयोग के प्रथम वाइस चांसलर कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम वाइस चांसलर का नाम, वाइस चेयरमैन का नाम था अरविंद पनागड़िया। अगर पूछा जाए कि वर्तमान इस वक्त के चेयरमैन कौन है, तो आप उत्तर दे सकते हैं डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार इज द प्रेजेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो आवर प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अगर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर को अपॉइंट करना हो, तो ये अपॉइंटमेंट करने का पावर है गवर्नमेंट के हाथ में। Who is not included in the committee to recommend a name for the appointment of chairperson and member of State Human Rights Commission? तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना ये है कि इस कमेटी में जो मेंबर होते हैं उसमें गवर्नर नहीं होते। तो ये राइट आंसर है, क्योंकि गवर्नर क्या करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं, वो कमेटी के मेंबर नहीं होते। तो कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक, पहला चीफ मिनिस्टर होते हैं। राज्य के जो होम मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होते हैं वो होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं एंड इसके लीडर ऑफ अपोजिशन, ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए जो कमेटी होती है उसके मेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज एन अपील कैन बी मेड बाय एन एग्रीव्ड पर्सन बाय डिसीजन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल टू द सुप्रीम कोर्ट। तो नेशनल ग्रीन एनजीटी से अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी को अपील करना है तो ये विद इन 90 डेज 90 दिन के अंदर में ये अपील करना होता है। और ये मेंशन किया गया है आपके रूल 22 ऑफ एनजीटी में। अंडर विच लॉ द स्टेट फूड कमीशन इस्टेब्लिश्ड? स्टेट फूड कमीशन जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत बनाया जाता है। और स्टेट फूड कमीशन के जो मेंबर होते हैं वो एक चेयरपर्सन होते हैं, उसके बाद 5 मेंबर होते हैं एंड एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है, उसको अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड द सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, द टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा देखिए, एन इलेक्शन कमिश्नर मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन हिज ऑफिस। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्शन कमिश्नर को अगर रेजिग्नेशन देना होता है तो वो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 and 2। सो राइट आंसर इज ए। यहाँ अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो हम लोग को मालूम है यूनियन लिस्ट को कहा जाता है लिस्ट 1 एंड स्टेट लिस्ट को कहा जाता है लिस्ट 2। तो लिस्ट 2 के एंट्री नंबर 32 में अगर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो वहाँ देखिएगा, वहाँ पे इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के बारे में कहा गया है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा आंसर नहीं है। सो राइट आंसर इज लिस्ट 2 एंट्री नंबर 32। दिस इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। तो ये एक चूँकि क्वेश्चन MPSC का है तो इसलिए इसका हम पहले उत्तर बता दें, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो गठन है वो फॉर्मेशन किया गया था आपका 1 फरवरी 1994 में। और बंगाल के बारे में अगर बात किया जाए, पश्चिम बंगाल के बारे में, तो बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन है वो 1 अप्रैल 1937 में किया गया था। तो याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए। तो 1 अप्रैल 1937। बाद में इसको हम लोग PSCWB के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेंगे यहाँ। अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बी इस्टेब्लिश्ड फॉर 2 और मोर स्टेट। बिल्कुल सही।
ऑप्शन दिया हुआ है कि इफ़ रिस्पेक्टिव स्टेट्स एग्री इन दिस रिगार्ड, ऑब्वियसली दो से स्टेट अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल है। उसके बाद बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट अपॉइंट्स ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी। याद रखिएगा कि जो यूपीएससी होता है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, लेकिन ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, क्योंकि इसे लॉ पार्लियामेंट लॉ के द्वारा इसको फॉर्म करते हैं, इसलिए दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अंडर विच प्रोविज़न द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वो हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये दिस हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 118 सब क्लॉज 3 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1937 and West Bengal Public Service Commission has been created through on 1st April. Okay, I just forget to mention West Bengal State Election Commission. West Bengal State Election Commission was formed on 22 March 1994 and Public Service Commission West Bengal was formed on 1st April 1937. What is the mean of जननी सुरक्षा योजना ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन? ऑब्वियसली जननी सुरक्षा योजना सबसे बड़ा जो ये है उसका बेनिफिट वो है कि रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वेर एस्टैब्लिश्ड बाय द 1956 स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट? एट दैट टाइम इट वाज 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। Next question is, when was the special rights and privy purses enjoyed by the Indian princely states abolished? So it was abolished in the 1971 through 26th constitutional amendment at the time of Indira Gandhi prime ministership. Next is the, in which year the last election of the Indian legislature under the Government of India Act 1919 was held? And it was held in the year 1934, because after that Government of India Act 1935 came into force and 1937 election was held. Who was the first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly? ये जो क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम लोग हो सकते हैं गलत कर सकते हैं, क्योंकि डेपुटी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन हम लोग को ज़्यादातर मालूम है कि वीटी कृष्णमाचारी एंड एस सी मुखर्जी थे, लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है कि फर्स्ट नॉमिनेटेड डेपुटी चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो पहले जो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो बहुत बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनको असिस्ट करने के लिए एक डेपुटी बनाया जाए, और उन्होंने नॉमिनेट किया था फ्रैंक एंथोनी साहब को कि ही शुड बी नॉमिनेटेड एज द डेपुटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो द राइट आंसर इज फ्रैंक एंथोनी। Which of the following expression is appropriate regarding the message to call joint sitting of both houses under Article 108 of the Constitution? So it is actually intention of the President. When you read Article 108 sub clause 3, you will get that it is the intention of the President. Article 24, we know that child labor has been abolished, prohibited. What kind of a prohibition is? It is absolute prohibition. There is no relaxation here. It is absolute prohibition. Which of the following statement is correct regarding Article 368 of the Constitution of India? So obviously Article 368 was amended by 24th Constitutional Amendment Act 71, and second is wrong because 101st Amendment deal with GST, not Constitutional Amendment. So statement code A is the right answer. Disaster Management Act, it was made in the year 2005. So 2005 is the right answer. आकांक्षा स्कीम खूब अच्छे से याद रखिए कि ये मध्य प्रदेश सिविल सर्विस के एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए वहाँ का आंसर है कोचिंग फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब. ओके, but if this question would be asked in West Bengal, then Akanksha scheme is related with the
housing scheme for government employed at discounted rate. Okay, I hope it will help in your preparation. Thank you so much.